सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो काफ़ी न्यूज़ में है, दैट इज़ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर ने हमास और इज़राइल के जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ वारंट सीक किया है जजेस के सामने। तो हम इस डेवलपमेंट को समझेंगे। उससे पहले कुछ बैकग्राउंड में, जैसे कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट होता क्या है, इसका प्रोसेस क्या होता है और जो अभी करंट केस है उसमें क्या प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। द बैकग्राउंड जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बात आ रही है, दैट इज़ 7 अक्टूबर 2023 में कैसे जो गाज़ा पट्टी से हमास ने जो इज़राइल के एरिया में अटैक किया और उसके रिस्पॉन्स में जो इज़राइल ने रिटेलिएटरी मेज़र्स अपनाए और बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम मेज़र्स अपनाए, उसके कॉन्टेक्स्ट में उन पर भी चार्जेस लगे, उसको हम समझेंगे। और फिर उसका डेवलपमेंट क्या होगा, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे पर्टिकुलर लीडर पे, और फिर क्या रिस्पॉन्सेज आए फॉर एग्जांपल इज़राइल के एलाई यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, एंड इसके मॉरल रिपरकशंस क्या हैं, आईसीसी के इश्यूज़ क्या हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जो कहानी शुरू होती है वो शुरू होती है 7 अक्टूबर से। इज़राइल और पैलेस्टीन की कहानी बहुत पुरानी है, उसको हम आज नहीं डिस्कस करेंगे बिकॉज वो इटसेल्फ बहुत बड़ा इशू है। बट जो अभी रिसेंट इशू है 7 अक्टूबर वाला, तो 7 अक्टूबर को क्या हुआ कि गाज़ा पट्टी से हमास ने कुछ एरिया इज़राइल का ऑक्यूपाई किया, इज़राइल के लोगों को मारा। इसको हम देखेंगे डिटेल में मैप्स के द्वारा। और कुछ लोगों को कैप्टिव रखा, पकड़ लिया, हॉस्टेज बनाया, और उसके रिटेलिएशन में इज़राइल ने उन लीडर्स को पकड़ने के लिए हम पूरे के पूरे गाज़ा पट्टी पे काफ़ी ज़्यादा एरियल स्ट्राइक्स किए, हॉस्पिटल्स गिराए, सिविलियंस को इशू हुए। तो जो इज़राइल ने रिटेलिएटरी मेजर्स अपनाए गाज़ा में और अभी तक चल रहे हैं, और उसकी वजह से जो ऑलरेडी इशू गाज़ा पट्टी में एक्सट्रीम इश्यूज़ हैं, स्टारवेशन का इशू था, लोगों के पास बेसिक ह्यूमन राइट्स का डिनायल था, और कैसे और भी ज़्यादा जो फूड इनसिक्योरिटी और स्टारवेशन और डेथ ऑफ द पीपल, ह्यूमन राइट वायलेशन गाज़ा में अभी भी हो रहा है, राइट। और उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये जो प्रोसिक्यूशन का खेल है, जो आईसीसी ने जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने कहा कि भाई ये जो इन लोगों ने काम किए हैं ये वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, ये वॉर क्राइम्स हैं, और इसलिए इन लोगों पे केस चलाया जाना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो दैट्स व्हाट इट वाज इन द न्यूज़। और क्या रिस्पॉन्सेज आए हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स भी इस पर आए हैं। तो हमारे जो प्रोसिक्यूटर हैं दैट इज़ करीम खान, जो हैं वहाँ आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में प्रोसिक्यूटर हैं। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ आईसीसी? आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इसका मतलब ये है कि एक इंटरनेशनल कोर्ट है, जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसी तरीके से इंटरनेशनली एक कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया है। तो कोर्ट किस लिए इस्टेब्लिश किया गया है? कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया है कि जो इंडिविजुअल जो इस तरीके के क्राइम करते हैं, जीनोसाइड करते हैं, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करते हैं, वॉर क्राइम्स करते हैं, क्राइम ऑफ एग्रेशन करते हैं, जिनको उनकी कंट्री के अंदर ट्राई नहीं किया गया, जिनके स्टेट्स आर नॉट विलिंग और अनेबल टू डू सो, या कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ अगर हमें आवाज़ उठानी है, ऐसे लोगों पे अगर हमें चार्जेस लगाने हैं, तो एक इंटरनेशनल दायित्व बनता है, एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो ऐसे लोगों पे रेन इन कर सके, राइट। सो ये हेग में है, नीदरलैंड में है। वर्ल्ड्स फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल 2002 में इसको बनाया गया था। किस स्टैट्यूट के अंदर बनाया गया था? रोम स्टैट्यूट के अंदर बनाया गया था। किस लेजिस्लेशन से इसको लेजिटिमेसी मिलती है, जिसमें इसके डिटेल्स के बारे में लिखा है, और उसको यूनाइटेड नेशंस में भी एक्सेप्ट किया गया है, ठीक। अभी इसके 124 मेंबर्स हैं, ठीक है। It is a court of the last resort, seeks to complement and not replace the national court। इसको आप समझिए, हर नेशन की, हर स्टेट की अपनी सोवरेनिटी है। जैसे इंडिया में क्या है, प्रियम्बल कहता है इट इज़ अ सोवरेन स्टेट, कि हमसे ऊपर कोई नहीं, कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हमें कोर्स नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से यही हम देखेंगे कि आईसीसी का इशू भी है कि कैसे सोवरेनिटी एक इशू आता है, तो कंट्रीज़ जब उनके लीडर्स के खिलाफ कोई बात आती है तो दे से कि भाई हमारी सोवरेनिटी है, हम इस पर डिसीजन लेंगे, आप उस पर डिसीजन लेने वाले कोई नहीं होते हैं। अगर हम इसके सबसे पहले तो अगर हम कंपैरिजन करें, एक और इंस्टीट्यूशन है, सिमिलर इंस्टीट्यूशन है, दैट इज़ आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये भी नीदरलैंड द हेग पैलेस में, द पीस पैलेस में ही बेस्ड है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? आईसीजे एक यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है, एक यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल ऑर्गन है, वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, नीदरलैंड में है।
इसमें जैसे कि आईसीसी में इंडिविजुअल्स पे केस चलता है, जुरिस्डिक्शन होता है, इसमें मेंबर स्टेट पर होता है। तो इसमें इंडिविजुअल पे ट्रायल नहीं होता है, किसमें, आईसीजे में। एक बार इंडिया और पाकिस्तान का कुलभूषण जाधव का केस आईसीजे में किया था, राइट। एक इंडियन जज भी आईसीजे में है, ना कि आईसीसी में है, ठीक है। तो जैसे लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट अगर जाएंगे तो वो आईसीजे में जाएंगे। प्रोसिक्यूट्स इंडिविजुअल ऑफ सीरियस क्राइम जो आईसीसी, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है, राइट। आईसीजे इज द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। अब हम आईसीसी पे वापस आते हैं। आईसीसी की मेंबरशिप की बात करें, अगर आप इस मैप को देखें तो बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी दिखेगी कि कई बड़े बड़े स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स, आपका रशिया और चाइना, तीन जो P5 स्टेट, P5 मतलब परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसके जो मेंबर हैं वो इसके पार्टी नहीं है। कितनी बड़ी आयरनी है। तो P5 में 5 तो 3 मेंबर ही नहीं हैं, उसके अलावा यूनाइटेड किंगडम मेंबर है और फ्रांस भी मेंबर है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इंडिया इज़ नॉट द स्टेट पार्टी। सो अगेन दैट्स अ बिग इशू कि कंट्री सच ए बिग एज इंडिया इज़ नॉट द पार्टी टू इट। यहीं से एक क्रिटिसिज्म भी इसका निकल के आता है कि जब इतने बड़े बड़े स्टेट, इतनी ग्रेट पावर्स, इसका पार्टी नहीं है, तो कैसे ये अपने आप को इन्फोर्स करेगा, कैसे ये अपने आप की इसकी लेजिटिमेसी कैसे बढ़ेगी, राइट। तो अगर हम आईसीसी की बात करें तो यहाँ 18 जज होते हैं, 18 जजेस आर देयर, जो 9 साल के पीरियड के लिए होते हैं। एक प्रोसिक्यूटर का ऑफिस होता है, जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, राइट। ऑफिस ऑफ प्रोसिक्यूटर जो एग्जामाइन करता है the situations where the genocide, crime against humanity, war crimes appear to have been committed। इसका मतलब एक तरीके से सुओ मोटो कॉग्निजेंस, या उस पर कंप्लेंट की जाती है कि देखिए इस जगह में वर्ल्ड में जीनोसाइड हुआ है या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हुआ है, तो आप वहाँ पे उस अपनी टीम भेजिए, वहाँ पे एक प्रिलिमिनरी स्टडीज़ कराइए। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे हुआ है, तो जिसने ये काम किया है उनके खिलाफ, अगर वो इफ़ दे आर दी स्टेट पार्टी टू दी आईसीसी, अगर जिस एरिया में हुआ है वो एरिया स्टेट पार्टी ऑफ द आईसीसी में आता है, तब आप उन लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कीजिए। फिर उस पर जजेस उस पर डिसीजन लेंगे और उनके खिलाफ ट्रायल चलेगा, ठीक। तो यही बात है, यही प्रोसेस में समझाई गई है कि पहले कंप्लेंट आती है, उसके बाद एक मिशन भेजा जाता है, उसके बाद जजेस से रिक्वेस्ट करता है प्रोसिक्यूटर कि आप इन लोगों के खिलाफ केस को समझिए और वारंट इशू कीजिए। तो अभी जो केस हम हमास और इजराइल का बता रहे हैं वो इस स्टेज पे है। प्रोसिक्यूटर ने अभी जज के सामने केस प्रेजेंट किया है, अब जजेस उस पर डिसीजन लेंगे, ठीक। उसके बाद हम प्रेजेंट केस पे आते हैं। तो ऑलरेडी अब केस ये है कि हमने देखा कि इजराइल इज़ नॉट द मेंबर ऑफ द आईसीसी। इजराइल आईसीसी का मेंबर नहीं है। हमास जो है वो नॉन स्टेट प्लेयर है। हमास क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे। हमास इज़ अ नॉन स्टेट प्लेयर, कोई स्टेट नहीं है हमास। तब ये क्यों आईसीसी इसमें इंटरवीन कर रहा है, क्या उसका जुरिस्डिक्शन है। तो 2021 में आईसीसी ने रूल किया था कि जो पैलेस्टीन का एरिया है उसके में इसका जुरिस्डिक्शन आएगा। तो जो एरिया गाज़ा पट्टी है वो पैलेस्टीन का ही एरिया है, इसलिए आईसीसी उस पर इंटरवीन कर रहा है। इसका मतलब आईसीसी का तो जुरिस्डिक्शन है, ठीक। ब्रीफली डिस्कस करते हैं इश्यूज़। तो हमने ऑलरेडी एक तो इश्यूज़ तो डिस्कस किए कि भाई आईसीसी का एक इशू ये कि बड़ी पावर्स नहीं है यहाँ पे। दूसरा इसका क्रिटिसिज्म आता है कि ये केवल पेटी डिक्टेटर्स, छोटे छोटी कंट्रियों को टारगेट करता है अपनी लेजिटिमेसी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इसके पास उतना ताकत नहीं है, उसका पोटेंशियल इतना नहीं है कि वो बड़ी कंट्री सच एज रशिया को टारगेट कर सके, रशिया को उनको जेल भेज सके, वारंट कर सके, उन पर ट्रायल कर सके। जैसे कि व्लादिमीर पुतिन का केस है, तो व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ भी आईसीसी ने वारंट इशू किया है, पर उनको सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता व्लादिमीर पुतिन के, राइट। सो ये एक इसका क्रिटिसिज्म है। कुछ साल पहले कई अफ्रीकन कंट्री भी सामने आई, उन्होंने कहा कि भाई आईसीसी काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी है, ये केवल अफ्रीकन कंट्रीज़ को मतलब एक्स्ट्रा जाके उन पे केस चलाता है और उनके लीडर्स को प्रोसिक्यूट करता है, बाकी कंट्री में ब्लाइंड आइज करता है, ठीक। उसके अलावा भी कई क्रिटिसिज्म है, जैसे कि ये क्या है, जुडिफिकेशन ऑफ द डीपली पॉलिटिकल इश्यूज़। कई पॉलिटिकल इश्यूज़ जो केवल पीस ट्रीटीज से या बैठ के किए जा सकते हैं,
ये जब जुडिशरी के पास चला जाता है तो कंट्रीज़ की लाइंस और हार्डन हो जाती हैं, दे हैव टू टेक अ स्टैंड एंड दे हैव टू डिफेंड इट इन फ्रंट ऑफ देयर पब्लिक ऑल्सो। तो समटाइम्स जहाँ पे डीपली पॉलिटिकल इशू है, जहाँ नेगोशिएशंस या केवल कम्युनिकेशन इज़ द ओनली सोल्यूशन, ये समटाइम्स इट क्रिएट्स एन इशू। चलिए, अगर स्टेटस ऑफ द केसेस की बात की जाए तो नोटेबली इसके 46 उन्होंने वारंट इशू किए हैं, जिसमें 31 को केवल प्रेजेंट किया गया है, 17 लोग अभी बाहर घूम रहे हैं, 17 पीपल जिनके खिलाफ वारंट इशू किया गया वो लोग बाहर हैं, और उसके बाद कन्विक्शन केवल 10 में हुआ है, 4 इक्विटल हुए। ये जस्ट बताने के लिए कि व्हाट इज़ द सिचुएशन और व्हाट इज़ हैपनिंग इन आईसीसी। ये वो केस है जहाँ मैंने बात की कि कैसे व्लादिमीर पुतिन का भी इन्होंने अरेस्ट वारंट इशू किया, बट ही रिमेन्स एट लार्ज। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो हमने अभी आईसीसी समझ लिया, आईसीसी क्या होता है, आईसीसी का प्रोसेस क्या है, आईसीसी आपके आईसीजे से डिफरेंट कैसे है, राइट, हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम आईसीजे। अब हम बात करें कि जिनके खिलाफ इन्होंने केस दर्ज किया है, तो उसमें 3 लीडर हैं आपके हमास के और 2 हैं आपके इजराइल के हैं। तो एक तरीके से इक्विवेलेंस इस्टेब्लिश हुआ है कि हमास और इजराइल को इक्वल फूटिंग पे देखा है। तो ये भी एक वन ऑफ द इशू इजराइल के लिए, इसको हम समझेंगे, राइट। तो आपके उससे पहले बहुत ब्रीफली इजराइल पैलेस्टीन इशू। सो पहले पैलेस्टीनियंस इस पूरे एरिया में, पैच ऑफ लैंड में रहते थे, फिर धीरे धीरे कई सारे कॉलोनियल पॉलिसी की वजह से और वेस्टर्न इंटरेस्ट ऑफ दी वेस्टर्न कंट्री सच एज बैलफोर डिक्लेरेशन, इन सब की वजह से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा ज्यूज़ का इस एरिया में आए और पैलेस्टीनियंस इन दोनों एरियाज़ में कन्फाइन हो गए। उसके बाद सीरीज़ ऑफ वॉर लड़ेगा 1949, 1967, 1973 एंड सो ऑन। उसके बाद पैलेस्टीन रिमेन्ड इन दीज 2 एरियाज़ ओनली, राइट। इस एरिया को बोलते हैं गाज़ा और इस एरिया को बोलते हैं वेस्ट बैंक। और इज़राइल ने इस एरिया में भी काफ़ी इलीगल सेटलमेंट या अपना सेटलमेंट बना लिया है, विच इज़ अगेन अ बिग इशू। समझने की बात यह है कि दोनों कंट्रीज़ आर ऑलवेज एट वॉर, एक तरीके से ये इज़राइल हैं एंड दैट इज़, इन दोनों को मिला के बोलते हैं पैलेस्टीन। और पैलेस्टीन के इस एरिया, इसको बोलते हैं गाज़ा, यहाँ पे हमास का रूल है, ठीक। तो दे ऑलवेज रिमेन एट वॉर। जिस तरीके की एट्रोसिटी कमिट की गई हैं पैलेस्टीनियंस पे, तो वो हमेशा लड़ाई चलती रहती है। और चूँकि गाज़ा पट्टी में लोगों पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन ज़्यादा हैं और द पीपल इन द गाज़ा एंड द पैलेस्टीन गेट्स अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द अरब कंट्रीज़, क्योंकि अरब्स हैं ये लोग। तो जैसे फॉर एग्जांपल ईरान का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है पैलेस्टीन कॉज के लिए, राइट। तो इसलिए इज़राइल पैलेस्टीन इशू या इज़राइल और हमास की लड़ाई या ये इशू हमेशा न्यूज़ बना रहता है, एंड इट इज़ वन ऑफ द फ्लैश पॉइंट्स ऑफ द वर्ल्ड। कई लोग कहते हैं कि यही हमारे थर्ड वर्ल्ड वॉर का रीज़न भी बनेगा, राइट। तो इसमें बहुत डिटेल में हम लोग नहीं गए हैं, इसकी पूरी अपनी हिस्ट्री है, इट्स सेपरेट वीडियो कैन बी क्रिएटेड एंड देयर आर अ लॉट ऑफ मटेरियल एंड यूट्यूब वीडियोज़ आर अवेलेबल अगर आपको इसकी हिस्ट्री देखनी है, राइट। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो गाज़ा में है, यहाँ हमास है, तो यहाँ पे था। और फिर गाज़ा ने क्या किया, अपने पहले हमास की बात कर लेते हैं। तो हमास, जैसा मैंने बताया, इट इज़ एक्टिव इन दिस एरिया। ये गाज़ा जो आपकी 25 माइल की बहुत छोटी सी गाज़ा पट्टी बोलते हैं इसको, इसीलिए 1987 में बना था। इट्स एन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट पैलेस्टीनियन स्टेट। इसका इट डज़ नॉट रिकॉग्नाइज, इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ नहीं करता। ये कहता है सबको मिला के हम पैलेस्टीन ही बनाएंगे, इसलिए आपस में दिन भर लड़ते रहते हैं। इसके टेरर टैक्टिक्स हैं, एक्सप्लोसिव, रॉकेट्स, बॉम्बिंग, किडनैपिंग, ये सब करता रहता है। और इट इज़ डेजिग्नेटेड एज अ टेररिस्ट ग्रुप इन यूनाइटेड नेशंस। गाज़ा पट्टी की बात करें तो मैंने जैसा बताया कि ये गाज़ा पट्टी है और यहाँ के लोगों की स्थिति बहुत ख़राब है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 45%, फूड इनसिक्योर 64% एंड अ लॉट ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन देयर इन गाज़ा। नाउ अब 7 अक्टूबर को हुआ क्या? 7 अक्टूबर को क्या हुआ कि हमास ने गाज़ा पट्टी के आगे बढ़ के इज़राइल के इस एरिया में अपना अटैक किया, राइट। सो इस एरिया में बढ़ के उन्होंने अटैक किया और यहाँ के लोगों को मारा, यहाँ के लोगों को कैप्चर किया, कैप्टिविटी में रखा, होस्टेज रखा। तो 7 अक्टूबर को ये होने के बाद फिर इज़राइल ने इस पर काउंटर अटैक किया और काउंटर अटैक के बाद इतना ज़्यादा उनका इतना एक्सट्रीम उन्होंने अटैक किया और इतना डीप अटैक किया कि यू कैन सी कि उन्होंने इसके अंदर भी जाके, फॉर एग्जांपल ये जो ब्लू कलर का एरिया दिख रहा है, ऑल दिस इज़
इसराइल यहाँ तक पहुँच गया, और स्पेशली द नॉर्थ गाज़ा से उन्होंने फोर्स किया कि भाई सब लोग यहाँ आ जाओ। फोर्स क्यों किया? उन्होंने कहा कि हम जो हमास के जो लीडर हैं जिन्होंने अटैक किया था उनको मारना चाहते हैं, तो उन्होंने इस पूरे एरिया को बॉम्बिंग कर दी, काफ़ी सारे हॉस्पिटल गिर गए, स्कूल्स गिर गए, और भी इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, घर, ये सब गिर गए, राइट। तो हमास के कौन से लीडर पे ट्रायल चल रहा है? हमास के 3 लीडर जो मेन इनके लीडर हैं, एक उनके लीडर जो या सिनवर हैं, एक आपके कमांडर इन चीफ थे मोहम्मद डैफ, और एक इस्माइल हनी है। इन लोगों पे क्या जो मैंने बताया, कैप्चर किया, हॉस्टेज, एक्सटर्मिनेशन, रेप, सेक्सुअल असॉल्ट, कैप्चरिंग द कैप्टिविटी, आउटरेजिंग द पर्सनल डिग्निटी, इसलिए इन लोगों पे केस चला। सिमिलरली इसराइल पर जो उन्होंने जिस तरीके का रिटेलिएशन किया, तो उन पे भी वॉर क्राइम्स और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के चार्ज लगे मिस्टर नेतान्याहू और उनके डिफेंस मिनिस्टर पे। मर्डर, स्टार्विंग सिटीजन एज अ मेथड ऑफ वॉरफेयर, विलफुली कॉजिंग सफरिंग एंड सीरियस इंजरी, इंटेंशनली डायरेक्टिंग अटैक अगेंस्ट द सिविलियन पॉपुलेशन एंड सो ऑन। सो स्टारवेशन एज अ वेपन ऑफ वॉर इन गाजा। सो ये बहुत एक्सट्रीम हुआ, जिससे वहाँ के लोगों में, बच्चों में इतनी फोटोज़ बड़ी ख़राब, या फिर कह लीजिए बड़ी इमोशनल या वेरी डीपली डिस्टर्बिंग पिक्चर्स एंड वीडियोज़ हैव कम फ्रॉम पैलेस्टीन, जहाँ पे खाने को लेके काफ़ी इश्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने पैकेट गिराया, फूड पैकेट गिराया एरोप्लेन से, तो उसको कैप्चर करने के लिए अ लॉट ऑफ पीपल उसके पीछे पड़े और काफ़ी लड़ाई हुई। सो इट गोज़ टू शो कि कैसे जो ब्लॉकेड लगाया या उन पे जो इसराइल ने शिकंजा कसा हमास के, वो पैलेस्टीन या गाज़ा पट्टी के लोगों पे, तो सिविलियन जो कैजुअलिटी, जैसे गलती हमास के लीडर्स ने की, कुछ लीडर्स ने की जो बारबरिक हैं या फिर टेरर टैक्टिक्स अपनाते हैं, बट जो उसका इम्पैक्ट हुआ वो सिविलियंस पे हुआ, डिस्प्रपोर्शनेट इम्पैक्ट हुआ, उसकी वजह से उनके ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए, राइट। तो दैट इज़ नॉट राइट। नाउ कमिंग बैक, तो क्या क्वेश्चन ये आता है कि क्या आईसीसी के जो डिसीजन है, अगर वारंट इशू होता है और बाद में ये डिसीजन देता है तो बाइंडिंग है? तो येस, दे आर बाइंडिंग। अब बात आती है अगर बाइंडिंग हो गए तब वो क्या करेंगे? अब देखिए, आईसीसी के पास अपना कोई पुलिस या अपना कोई तो है नहीं कि वो जाएंगे उस कंट्री में पकड़ के लाएंगे। तो आईसीसी डिपेंड अपॉन इट्स मेंबर कंट्रीज़। 124 जो उसके मेंबर कंट्री हैं, इन लोग साथ में आए। इन लोगों ने कहा कि भाई अगर कोई ऐसे आईसीसी किसी पे जजमेंट देता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए कोई जजमेंट दे दिया, तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस फोर्स, कि वो हर स्टेट की पुलिस फोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस आदमी को पकड़ना और हैंड ओवर करना। सिमिलरली अगर आईसीसी ने किसी को दे दिया तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर स्टेट कि अगर उनकी धरती पे उस आदमी के खिलाफ वारंट है आता है तो उसको पकड़ के आईसीसी के सामने उसको रिटेन करना और आईसीसी के सामने उसको प्रेजेंट करना। सो इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर स्टेट, ठीक। तो अगर बात आती है कि अगर इन लोगों के खिलाफ, नेतान्याहू के खिलाफ या फिर नेतन्याहू के खिलाफ या उनके डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ अगर बनता है केस और वारंट इशू होता है, तो अगर वो जर्मनी जाते हैं या यूनाइटेड स्टेट्स जाते हैं, यूनाइटेड किंगडम जाते हैं या फ्रांस जाते हैं, जो उसके मेंबर कंट्री हैं आईसीसी के, तो क्या होगा? उनको अरेस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो उनका थोड़ा सा ये इश्यूज़ आएंगे। सो यस, दैट्स व्हाट आई हैव डिस्कस, कि अगर वो उनकी कंट्री में सेट फुट करेंगे तो इश्यूज़ आएंगे। तो इम्पैक्ट क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो मैंने बताया कि अगर ऐसा होगा तो ये होगा। पर दूसरा जो इशू है दैट इज़ द इशू ऑफ इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का इशू है कि कैसे इजराइल ये कह रहा है कि भाई आपने हमें और हमास को कैसे इक्वल फुटिंग पे रख दिया। हमारे लीडर और हमास के लीडर जो डेजिग्नेटेड यूएन टेररिस्ट हो गए हैं, उनके लीडर्स को और हमारे प्राइम मिनिस्टर, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आपने बराबर रख दिया। तो इजराइल इसलिए बहुत डिस्टर्ब्ड है, राइट, बिकॉज दे आर सेइंग कि हमें सेम कैटेगरी हमास कैसे रख दिया, राइट। दूसरा जो मूवमेंट का इशू बताया। तीसरा जो आइसोलेशन ऑफ इजराइल। इस कुछ कंट्रीज को छोड़ के ऑलमोस्ट एवरी कंट्री हैज़ कंडेम्ड व्हाट इजराइल हैज़ डन। Yes, what Hamas has done is wrong, but what Israel has done is also wrong. So almost every country has condemned what Israel has done, and that increases, this ICC increases the isolation of the Israel, right? तो अब इसराइल का रिस्पॉन्स क्या आया? इसराइल ने कहा कि भाई, इसराइल क्या करेगा? डिप्लोमेसी करेगा, अपने मित्र देशों से कहेगा कि भाई देखो आईसीसी को समझाओ वो कर क्या रहे हैं, राइट, तुम अपने सेंस में आए। तो अपने जितने दोस्तों से उन्होंने कहा दे आर द सिविलाइज्ड नेशन टू स्पन आईसीसी वारंट अगेंस्ट इट्स लीडर, राइट। सो
और रिस्पांस में हमारे यूनाइटेड स्टेट्स सब मित्र हैं सबसे अच्छे इजराइल के। तो इजराइल ने कहा क्या? इजराइल ने कहा कि हम क्या कर रहे थे, केवल जो 7 अक्टूबर को हमास ने किया, व्हाट हमास हैज़ डन इन 7 अक्टूबर, हम उसको केवल रिटेलिएट कर रहे थे। वी वर जस्ट रिटेलिएटिंग, वी आर डूइंग नथिंग एल्स, राइट। और हम क्या कर रहे हैं? जस्ट वॉर लड़ रहे हैं। ये देखिए, वी आर डूइंग इज जस्ट वी आर फॉलोइंग वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट मॉरल कोड एंड वी आर फाइटिंग द जस्ट वॉर, राइट। एंड इट इज़ इन रिस्पॉन्स टू दी अक्टूबर 7 में जो हुआ उसके रिस्पॉन्स पर है। यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पे 2 पार्टीज़ होती हैं, एक रिपब्लिकन एक डेमोक्रेट्स। चूँकि यूनाइटेड स्टेट इटसेल्फ दोनों ही पार्टी एक कंसेंसस है, दे आर प्रो इज़राइल, बट विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑल्सो रिपब्लिकन्स आर मोर प्रो इज़राइल, राइट। थोड़ा राइट विंग है तो वो दे आर मोर प्रो इज़राइल। तो उन्होंने कहा कि आईसीसी को हम सैंक्शन लगा देंगे अगर इन्होंने इज़राइल, इफ़ दे वेंट अहेड विद द इज़राइली दिस वारंट्स अगेंस्ट द दिस इज़राइल, राइट। बट हाइपोक्रेसी देखिए, हाइपोक्रेसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। सेम यूनाइटेड स्टेट्स जब पुतिन के खिलाफ वारंट लास्ट ईयर इशू हुआ, देन जो बाइडेन हैज़ वेलकम्ड इट। उन्होंने कहा ठीक है भाई, पुतिन ऐसा ही है एंड यू शुड चार्ज हिम, यू शुड अरेस्ट हिम, यू शुड इशू वारंट अगेंस्ट हिम, आपको इंटरनेशनली उसको शेम करना चाहिए। बट व्हेन इट हैपन टू देयर फ्रेंड एंड दे आर सेइंग सच थिंग्स कि हम सैंक्शन करेंगे अगर आपने हमारे दोस्त पे किया, चाहे वो जितना गलत करें, राइट। सो जस्ट टू रैप इट अप, द लास्ट वन, कि भाई आईसीसी का भले ही वेदर आईसीसी जो वारंट इशू करता है नहीं करता, या भविष्य में इनको डिटेन करता है कि नहीं करता, इन पे ट्रायल होता है कि नहीं होता, कन्विक्शन होता है कि नहीं होता, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ये जो वारंट है या वारंट की डिमांड है, ये क्या करता है? एक पावरफुल स्टेटमेंट इशू करता है एक मॉरल लिमिट्स पे कि अपने पॉलिटिकल एंड्स के परस्यू पे आप किस हद तक जा सकते हैं। एक बहुत अच्छा, इट्स अ वेरी गुड लाइन विच हैज़ बीन रिटन बाय प्रताप भानु मेहता कि भाई द कॉज ऑफ पैलेस्टीन इन जस्ट, द कॉज ऑफ द, जस्ट 1 सेकेंड, द कॉज, यस, द कॉज ऑफ द पैलेस्टीन इज जस्ट, पैलेस्टीन का जो कॉज है वो जस्ट है कि they have been denied their homes, they have their right to self determination, they have a right to a state, they have right to amenities जो एक बेसिक ह्यूमन लिविंग के लिए ज़रूरत है, they have right to humanitarian aid, but not reliant, निर्भर नहीं होना है, not reliant to the barbarism of the Hamas। जो हमास के टैक्टिक्स हैं उसके साथ पैलेस्टीनियन कॉज नहीं चल सकता, राइट। और ऑन दी हैंड ऑफ द इज़राइल कि भाई इज़राइल को अपने डिफेंस का अधिकार है, येस, इज़राइल हैज़ द राइट टू सेल्फ डिफेंस, बट इट डज नॉट गिव इट लाइसेंस टू फॉर द एक्स्ट्रॉर्डनरी वायलेंस दैट दे हैव कमिटेड ऑन द राइट्स ऑफ द पैलेस्टीनियन। सो हेंस इन दिस सिचुएशन द मॉरल इशू एट हैंड इज कि कैसे हम उनके कॉज को हैंडल करें पर उनको भी रिस्ट्रेन करना है, और कैसे हमास या कुछ लोगों की वजह से कैसे एक जस्ट कॉज जो या फिर इंपॉर्टेंट कॉज है पैलेस्टीनियन का वो हार्म होता है। एंड ऑन दी अदर हैंड इसराइल जो एक पावरफुल कंट्री है उसको अपने पावर को कैसे रिस्ट्रेन करना चाहिए, स्पेशली उन पे तो अटैक करना चाहिए हमास पे, बट नॉट द सिविलियन पॉपुलेशन। इंडिया से बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया नो दैट पाकिस्तान हैज़ अ टेररिस्ट कॉम्प्लेक्स, एक इकोसिस्टम है, पर इंडिया नेवर गोज आउट एंड से एंड अटैक्स द पाकिस्तानी सिविलियंस, राइट। चाहे जितनी भी एनिमिटी हो जाए बट सिविलियंस पे अटैक नहीं होता। दे गो आउट एंड जस्ट हिट द टेररिस्ट आउटफिट्स जो हैं अक्रॉस द बॉर्डर, बट नेवर द सिविलियंस, राइट। तो देयर इज़ अ लेसन टू बी लर्न फ्रॉम इंडिया ऑल्सो कि एक वायलेंस से कैसे जस्ट कॉज को हम अचीव नहीं कर सकते, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। वी हैव डिस्कस्ड ICC briefly, we have discussed very briefly कि पैलेस्टीन इज़राइल का इशू इट सेल्फ इज़ अ बिग टॉपिक, बट 7 अक्टूबर से जो जो डेवलपमेंट है मेजरली जिसकी वजह से ये जो कॉन्टेक्स्ट बना ICC का वारंट इशू करने वाला वो हमने डिस्कस किया। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।